हन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्षास्त्र, इसके तीसरे अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसमें मध्य लोक का वर्णन चल रहा है। यहाँ जम्बू द्वीप संबंधी जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत पर 4-4 वन करके 4 चौक 16 वन है। सबसे पहले नीचे भद्रशाल वन है, तो भद्रशाल वन की चर्चा अपनी हुई। उसके बाद भद्रशाल वन के बाद नंदनवन, तो नंदनवन का विस्तार से हमने देखा। अब चर्चा चलनी है अपनी सोमनस वन की। ठीक है, प्रीति पढ़ोगी? भैया, हाँ जी भैया। सोमनस वन दिखाई दे रहा है? हाँ जी। सोमनस वन नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर मेरु की सभी दिशाओं में अपनी दोनों वेदियों सहित 500 योजन चौड़ा सोमनस वन है। इसकी वन सहित बाहर की चौड़ाई 1 योजन के 11 भाग में से 8 भाग अधिक 4,272 योजन होने से उसकी बाहर की परिधि 1 योजन के 11 भाग। हाँ जी, देखिए, ये जो सोमनस वन है, सबसे नीचे भूमि पर था, कौन सा वन था? भद्रशाल वन। फिर उससे 500 योजन की ऊंचाई पर कौन सा वन था? नंदन वन। अब 62,500 योजन ऊपर जाकर, समझ गए, 62,500 योजन की ऊंचाई पर जाकर है सोमनस वन। और वो वन सभी दिशाओं में अपनी दोनों वेदियों सहित, मैंने वेदियों को इंक्लूड करके 500 योजन चौड़ा है। ठीक है, देखो सबसे नीचे वाला भद्रशाल वन लगभग कितना था? 22। देखो नंदन वन भी 500 योजन चौड़ा था। भद्रशाल वन याद है कितना चौड़ा था? चलिए देख के बताएंगे फिर भद्रशाल। तो अब ये ऊपर के नंदन वन 500 योजन चौड़ा है, उसी प्रकार सोमनस वन भी 500 योजन चौड़ा है। इसकी वन सहित बाहर की चौड़ाई 1 योजन के 11 भाग में से 8 भाग अधिक 4,272 योजन होने से, यानी 4,272 सही 8/11 योजन होने से उसकी बाहर की परिधि, देखो ये क्या होता है, 4,272 योजन। देखो आपका प्रश्न होना चाहिए कि आपने तो 500 योजन कहा था। ठीक है, ये 4,272 कैसे आ गया? देखो 500 योजन हमने कहा था, वो जो वलयाकार वन है ना चारों तरफ, ठीक है, वो 500 योजन चौड़ा था अपनी दोनों वेदियों को मिलाकर। लेकिन सुमेरु पर्वत की मोटाई मिलाकर अगर पूरा देखें वन सहित, तो वो बैठ रहा है 4,272 सही 8/11।
ठीक है, अभी किस तरह निकालेंगे वो अभी आगे आएगा, क्योंकि सबसे नीचे 10,000 योजन मोटाई थी, तो ये उस तरह से ले रहे हैं कि 500 योजन ऊपर चढ़ने पर कितनी कम हुई, फिर 62,500 योजन और ऊपर चढ़े तो ये क्रम से घटती जा रही है, तो कितनी घटेगी वो आगे देखेंगे। तो अब अगर उसकी बाहरी परिधि निकालनी है तो उसकी चौड़ाई से 3.1428 को गुना करें तो उसकी परिधि यानी चारों तरफ का घेरा आ जाता है। तो उसकी बाहर की परिधि कितनी हो गई, एक योजन के 11 भाग में से 6 भाग अधिक 13,511 योजन, माने उसकी परिक्रमा चारों तरफ। बढ़िया, पेज स्क्रॉल करना पड़ेगा भैया। भैया पेज स्क्रॉल कर दीजिए। कर दिया, आपको दिखाई में नहीं से दे 6 भाग अधिक दिख रहा है भैया। में से 6 भाग अधिक 13,511 योजन है। बीच में अंदर एक योजन के 11 भाग में से 8 भाग अधिक 3,272 योजन चौड़ाई होने से अभ्यंतर परिधि एक योजन के 11 भाग में से 3 भाग अधिक 10,349 योजन चौड़ी है। देखिए, एक तो बाहर की उसकी वेदी है, सबसे बाहर की आउटर, एक इनर की वेदी है अंदर की, यानी वन के दोनों तरफ वेदियां हैं। तो अभी हमने जो देखा था बाहर की वेदी का सरकमफ्रेंस देखा था, यानी उसकी गोलाई परिधि, तो उसके लिए हमें पूरी चौड़ाई लेनी पड़ी थी, कितनी थी, 4,272 थी। चार हजार दो सौ बहत्तर थी, ठीक है, पूरे की। लेकिन 500 योजन इधर, 500 योजन इधर, तो 1000 योजन कम करेंगे तो अंदर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 3,272 योजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग थोड़ा समझ पा रहे हैं, जैसे सुमेरु पर्वत की गोलाई है, ठीक है, उसके बाहर वेदी है, फिर उसके चारों तरफ वन है, फिर लास्ट में फिर एक वेदी है। अगर बाहर की वेदी का निकालें तो पूरी चौड़ाई लेनी पड़ेगी यहाँ से वहां तक की, तो वो 4,272 समथिंग है, ठीक है। और अंदर जो वेदी है उसकी निकालनी है, तो अंदर की वेदी के बीच की चौड़ाई वो 3,272 कुछ है। 1,000 कैसे कम हुए, 500 योजन यहाँ की कम हो गई वन की, 500 योजन इधर की, तो बीच की चौड़ाई बची 3,272। उसको 3.1428 से गुना करेंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस अंदर की वेदी की परिधि आ जाएगी। पढ़िए। उसकी प्रत्येक दिशा में 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े, 33.5 योजन ऊंचे चौकोर स्वर्णमयी मध्यम जिन मंदिर है। देखिए मध्यम जिन, उनसे आगे 8 योजन ऊंचा, देखिए पहले आपने देखे थे 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे, भद्रशाल वन में देखे थे ना, ठीक है। वो होते हैं उत्कृष्ट जिन मंदिर, उत्कृष्ट साइज के। अब ये है मध्यम जिन मंदिर, तो मध्यम वाले में क्या होगा, 100 की जगह 50 योजन लंबाई, चौड़ाई उसकी आधी यानी 25 योजन, ठीक है। और ऊंचाई उसकी पौनी, 50 का पौना निकालोगे 75%, 33.5 योजन ऊंचे, चौकोर सुवर्णमयी मध्यम जिन मंदिर है, ठीक है। उनसे आगे 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा, एक बड़ा द्वार। कितना ऊंचा, 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा, एक बड़ा द्वार है। और उसके दोनों ओर 4 योजन ऊंचे, 2 योजन चौड़े, 2 छोटे द्वार, इस प्रकार 3 द्वार है। माने जो जिन मंदिर है उसके आगे ऐसे 3 द्वार हैं। इन जिन मंदिरों के पीछे 25 योजन ऊंचे, 15 योजन चौड़े गोलाकार सुवर्णमयी क्रमशः, पड़ी,
वज्र, वज्रप्रभ, पढ़िए पढ़िए। स्वर्ण, स्वर्णप्रभ नामक निवास स्थानों में अपनी 3.5 करोड़ देवियों सहित क्रमशः सोम, यम, वरुण, कुबेर नामक लोकपाल देव क्रीड़ा करते हैं। देखिए ये जो प्रत्येक जिन मंदिर के पीछे 25 योजन ऊंचे 15 योजन चौड़े गोलाकार सुवर्णमयी ऐसे निवास स्थान हैं, वहां ये चारों लोकपाल देव क्रीड़ा करते हैं। हाँ आगे पढ़िए। प्रत्येक निवास स्थान के दोनों ओर स्थित 500 योजन ऊंचे, नीचे मूल में 500 योजन और ऊपर अंत में 250 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमयी एक एक कूट पर क्रमशः पूर्वोक्त नाम वाले सोमनस आदि 8 निवास स्थान हैं। वे 62.5 योजन ऊंचे, 31.25 योजन चौड़े गोलाकार रत्नमणि हैं। इन पर नंदनवन के समान क्रमशः मेघतरा आदि 8 दिक् कुमारी व्यंतर देवी रहती हैं। आगे पढ़िए। नंदन वन के समान यहाँ भी चारों दिशाओं में 50 योजन लंबी, 25 योजन चौड़ी, 10 योजन गहरी, चौकोर, रथमयी सीढ़ियों सहित उत्पल गुल्मा आदि 16 बावड़ियां हैं। इनके मध्य में 62.5 योजन ऊंचे, 21.25 योजन चौड़े, चौकोर, स्वर्णमयी निवास स्थान हैं। इनके मध्य में ये निवास स्थान है, जैसा वहां नंदनवन में बताया था। बाकी आप YouTube पे इसकी वीडियो देखी होगी आपने अकृत्रिम जिन मंदिर की, तो वो सारी रचना इसी प्रकार की। इनके मध्य में इंद्र के बैठने का सिंहासन है। इन स्थानों के चारों ओर लोकपाल देवों के बैठने हेतु 4 सिंहासन हैं। इनकी वायव्य और ईशान विदिशा में सामानिक देवों के और आगे इंद्र की 8 पटरानियों के लिए 8 सिंहासन हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा में मुख्य सभा नायक देवों के, नैऋत्य में 33 त्रयस्त्रिंशत् देवों के, मंदिर के पीछे सेना के महत्तर चौधरी के और उनकी चारों दिशाओं में अंगरक्षक देवों के आसन हैं। निवास स्थान में इंद्र पूर्व दिशा के सामने बैठता है और शेष सभी देव उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार अनेक वृक्षों सहित सोमनस वन में 4 दिशा संबंधी 4 जिन मंदिर, लोकपाल देवों के 4 भवन, उनके दोनों ओर कुल 8 कूट, 16 बावड़ियां, सौधर्म, ईशान इंद्र के 16 विहार स्थान विद्यमान हैं। भैया विहार स्थान मतलब जहाँ वो बावड़ियां ही तो, जहाँ घूमने के तो लिए वो तो आते। अच्छा, विहार स्थान मतलब जहाँ वो विहार करने के लिए आते हैं, मतलब उनके हमेशा नहीं रहते, लेकिन जब कभी वो क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। और इसमें इतना भी ध्यान रखना कि उनका मूल शरीर तो वहीं रहता है, ठीक है। यहाँ जो शरीर आता है वो विक्रिया से बना होता है, क्योंकि इनके पृथक विक्रिया भी होती है देवों की। यहाँ नंदन वन के समान बलभद्र कूट नहीं है। यहाँ की संपूर्ण रचनाओं का माप नंदन वन की रचना के माप से आधा आधा है। ठीक है। नंदन वन में जो जिन मंदिर बताए थे वो मेरे ख्याल से 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75, हाँ देखिए इसकी प्रत्येक दिशा में नंदनवन की बात है। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 75 योजन ऊंचे जिन मंदिर है, ठीक है। लेकिन सोमनस वन पर मध्यम आकार के हैं, तो आधे आधे आकार की रचनाएं होंगी। अच्छा अब याद रखिएगा, जो सुमेरु पर्वत है, ठीक है,
तो धरती पर उसकी चौड़ाई 10,000 योजन है, जो क्रमशः घटती जा रही है ऊपर तक। ठीक है। और सबसे पहले नीचे भूमि पर वन का नाम है भद्रशाल वन, उसमें चारों दिशाओं में जिन मंदिर हैं। फिर उसके ऊपर कटनी बनती है 500 योजन की ऊंचाई पर नंदन वन की। नंदन वन में भी उसी आकार के जिन मंदिर हैं। 62,500 ऊपर चढ़ो, यानी भूमि से 63,000 योजन की ऊंचाई पे आ गए। 500 तो नंदन वन तक थी, फिर नंदन वन से 62,500 और ऊपर गए। तो ये सोमनस वन, यहाँ आधे आधे आकार है। हाँ, अब आइए पांडुप वन। अब सबसे ऊपर कितनी ऊंचाई पर जाकर है कि अब उससे 36,000 ऊपर चले, तो टोटल 99 पे हो जाएंगे ना, तो 99,000 ऊपर है धरती के, और 1,000 योजन की नींव है। पढ़िए। पांडुप वन। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर मेरु की चूलिका से सभी दिशाओं में बहिरंग अंतरंग दोनों वेदियों सहित 494 योजन चौड़ा पांडुक वन है। यहाँ मेरु की चूलिका 12 योजन मोटी है। हाँ जी, अब सुनिए। इस प्रकार अब देखना जरा थोड़ा सा, देखिए जो वनों की चौड़ाई है वो कितनी है, 494। पूरी 500 योजन तो नहीं है, 494 है। तो 494 इधर, 494 इधर जो वन है। बात समझ में आ रही है आपको? गोलाकार है ना, वलयाकार। तो 494 इधर, 494 इधर, और बीच में जो चूलिका है तो 12 योजन की है। तो तीनों को प्लस करेंगे, टोटल होगा 1,000 योजन। समझ में आया? अब आप गणित देखना, जमीन में था 10,000 योजन मोटाई, और ऊपर जाते 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 मैंने उसको मिलाकर, वन को मिलाकर कितनी हो गई, 1,000। 1,000 योजन। अगर वन को मिला रहे हो, नहीं तो वनों को हटाकर एक्चुअली वो कटनी है ना उसकी, तो नीचे वाले का तो चौड़ाई है ही, वो ऊपर आगे कट के कम हुआ, तो अंत में रहकर रह गई उसकी 12 योजन, अथवा पूरी 1,000 योजन मान लो। तो 10,000 से 1,000 योजन घटे कितने पर, 99,000 योजन आने पर। तो आप इस गणित के द्वारा ये निकाल सकते हैं कि प्रत्येक 1 योजन पर कितने घटेंगे। कैसे निकालेंगे कि अगर 99,000 योजन पर घट गए कितने, 9,000। बात समझ में आ रही है? जब 99,000 योजन चले तो कितना घट गया, नीचे था 10,000 योजन चौड़ाई, और ऊपर आकर बची 1,000 योजन, तो कितनी कम हो गई, 9 9,000। 9,000 योजन कम हो गई। 99,000 योजन चलने पर कितनी कम हुई, 9,000। तो 1 योजन पर कितनी होगी, 9,000 बटे 99,000, यानी आ गया 1/11। समझ गए ये बटे 11 का फंडा कहाँ से आ रहा था? अब आप निकाल लो, अगर 1 योजन पर 1 योजन चलने पर कितनी कम होती है, 1/11 योजन होती है। ठीक है, कम, 1/11 योजन कम होती है। तो हम 500 योजन चले थे ना पहले, सबसे पहले नंदनवन के लिए, तो 500 योजन ऊपर चढ़ने पर कितनी कम होगी, तो 1/11 गुना 500, यानी 500/11 योजन कम करनी है। कितने में से कम करनी है, नीचे 10,000 योजन थी, माइनस कर दो 500/11 योजन। ठीक है, अब आप निकालेंगे तो आपकी एग्जैक्ट माप आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, आप देखते हैं। चलिए पढ़िए पहले ये पांडुप वन दोबारा से। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर
मेरू की चूलिका से सभी दिशाओं में बहिरंग अंतरंग दोनों वेदियों सहित 494 योजन चौड़ा पांडुक वन है। यहाँ मेरू की चूलिका 12 योजन मोटी है। इस प्रकार यहाँ बाहर की चौड़ाई 1000 योजन होने से इसकी प्रदक्षिणा रूप परिधि 1 कोस अधिक 3162 योजन है। इसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है। उसके ऊपर एक बाल के अंतर सहित प्रथम स्वर्ग का ऋजु विमान है, क्योंकि मध्यलोक की चित्रा पृथ्वी से 99,040 योजन और एक बाल ऊंचा पहला दूसरा स्वर्ग है। देखो पहला दूसरा स्वर्ग कैसे है, सोधर्म है, ये जो सोधर्म ईशान है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है कि सोधर्म पीछे की तरफ है और ईशान यहाँ सामने की तरफ है। ठीक है, बाकी एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। हम क्या समझते हैं आइट साइड में होंगे, राइट साइड में नहीं, आगे पीछे है। जैसे कईयों पे फ्लैट होते हैं ना, एक इस तरफ और एक बैक साइड में, राइट लेफ्ट नहीं है, फ्रंट टू बैक है, इसीलिए कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, चित्र देख के बताऊंगा। ठीक है, फ्रंट पे कौन सा है, शायद सोधर्म हो फ्रंट पे, और बैक साइड में ईशान हो, या फिर बैक साइड में सोधर्म। अच्छा हाँ, दक्षिण है, सही है, दक्षिण हमारी तरफ को है, तो सोधर्म जो है हमारी तरफ को है, पहले सामने की तरफ सोधर्म है, उसकी बैक साइड में ईशान है। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो 40 योजन ऊंची चूलिका है, चूलिका से एक बाड़े आड़े बाल के अंतर पर स्वर्ग का विमान है। ठीक है, ऋजु नाम का प्रथम स्वर्ग का विमान है। आगे पढ़िए। यह चूलिका पांडुक वन में 12 योजन चौड़ी, बीच में 8 योजन चौड़ी और ऊपर अंत में 4 योजन चौड़ी है। इसकी परिधि कुछ अधिक 3 गुणी है। इसकी प्रत्येक दिशा में 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े, 19.25 योजन ऊंचे चौकोर स्वर्णमयी जघन्य प्रमाण वाले जिन मंदिर है। ये पांडुक वन में उसके बता रहे, आगे पांडुक वन में क्या हुआ, जगन्य हो गए। अब और आधे कर दो, उत्कृष्ट वाले 100 योजन लंबे थे, मध्यम वाले 50 योजन लंबे, और ये जगन्य वाले और आधे हो गए, तो कितने योजन लंबे हो गए, 25 योजन। जितनी लंबाई होगी उससे आधी चौड़ाई होगी, तो 12.5 योजन चौड़े हो गए। ठीक है, और कोना करना है तो 25 में से 6.25 घटाओ, पौने आ जाएंगे, पौने 19 योजन। ये जगन्य प्रमाण वाले जिन मंदिर है। आगे पढ़िए। उनके आगे 4 योजन ऊंचा, 2 योजन चौड़ा बड़ा द्वार है। उसके दोनों ओर 2 योजन ऊंचे, 1 योजन चौड़े 2 छोटे द्वार हैं। इस प्रकार चारों जिन मंदिर 3-3 द्वारों सहित हैं। अब देखो, जो सोमनस वन में जो प्रमाण था उससे आधा आधा हो गया यहाँ पर। वहां 8 योजन ऊंचे थे, तो यहाँ 4 योजन ऊंचे रह गए जो द्वार है। चलिए, जिन मंदिरों के पीछे स्थित, जिन मंदिरों के पीछे स्थित 12.5 योजन ऊंचे, 7.5 योजन चौड़े गोलाकार स्वर्णमय क्रमशः लोहित, अंजन, हरिद्र, पांडुर नामक 4 भवनों में क्रमशः सोम, यम, वरुण, कुबेर ये 4 लोकपाल देव अपनी अपनी 3.5 करोड़ देवांगनाओं सहित रमण करते हैं। पांडुक वन में मेरू की चूलिका संबंधी प्रत्येक विदिशा में 100 योजन दक्षिण उत्तर लंबी, 50 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ी, 8 योजन ऊंची अर्धचंद्राकार शिलाएं हैं। इनके ऊपर चारों ओर
2 कोस ऊंची, 500 धनुष चौड़ी, प्रत्येक दिशा में एक द्वार सहित स्वर्णमयी एक एक वेदी है। इनमें से पूर्व उत्तर दिशा के मध्य ईशान में कांचन के समान स्वर्णवर्णी पांडुप शिला, पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य आग्नेय में चांदी के समान श्वेत वर्णी पांडु कंबला शिला, दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य नैऋत्य में तपाए हुए स्वर्ण के समान स्वर्णवर्णी रक्ता शिला, पश्चिम उत्तर दिशा के मध्य वायव्य में रुधिर मणि लोहित मणि के समान लोहिताक्ष रक्तमय श्याम वर्णी रक्त कंबला शिला है। ये अब क्या हुआ, पांडुप वन में मेरु की चूली का संबंधी प्रत्येक दिशाओं में नहीं, विदिशाओं में, ठीक है, 100 योजन दक्षिण उत्तर लंबी, ठीक है, 100 योजन यानी ऐसे, 50 योजन पूर्व पश्चिम चौड़ी, 8 योजन ऊंची अर्धचंद्राकार शिलाएं हैं। अर्धचंद्राकार शिला कैसी होगी? अर्धचंद्राकार कैसी होंगी? जैसे आप सिद्ध शिला दिखाते हो ना, आधा चंद्र उसको अर्धचंद्राकार कहते हैं, ठीक है, तसले की तरह समझ लो आप, है। अब उसमें क्या है, उसकी चारों दिशाओं में 4 वेदियां हैं। अब कौन कौन सी वेदी, अब देखना, विदिशा की बात है ये, तो इधर कौन सी, ईशान दिशा में कौन सी वेदी है? पांडुप शिला, पांडुक शिला। फिर नीचे आ जाओ, पांडु कंबला शिला, फिर रक्ता, और फिर रक्त कंबला शिला। आगे पढ़िए। इन चारों शिलाओं के ऊपर 500 धनुष ऊंचे, नीचे मूल में इतने ही चौड़े, ऊपर अंत में 250 धनुष चौड़े गोलाकार रत्नमय 3 सिंहासन पृथक पृथक पूर्व दिशा के सम्मुख विराजमान हैं। इनमें से मध्य सिंहासन पर बाल तीर्थंकर को विराजमान करते हैं। उनके दक्षिण की ओर वाले सिंहासन पर सौधर्मेंद्र और उत्तर की ओर वाले सिंहासन पर ईशान इंद्र खड़े होकर बाल तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। देखो, ये जो एक बीच में सिंहासन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, उनके दक्षिण की ओर वाले सिंहासन पर सौधर्मेंद्र की, और उत्तर की ओर वाले सिंहासन पर ईशान इंद्र, ये खड़े होकर यहाँ तीर्थंकर को विराजमान करके उनका नमन करते हैं। हाँ, पढ़िए। भैया एक क्वेश्चन था, हाँ, जो कल शायद हमने कुछ ऐसा सुना था, आपने कहा था कि जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं जन्म, उनको सौधर्मेंद्र देखते हैं, उनका मतलब सब कुछ। तो फिर यहाँ पे ईशान इंद्र का सिंहासन क्यों बनाया, वो भी आते हैं? हाँ आते हैं वो भी, लेकिन मेन हेड जो है ना वो सौधर्म रहता है। अभी आएगा इसमें, साथ में ऐसे आता है, लेकिन मेन जो होता है यहाँ का सौधर्मेंद्र के हाथ में। देखिए, सौधर्मेंद्र आज्ञा करता है कुबेर को कि जाओ नगरी की रचना करो, रत्न बरसाओ, भगवान का अभिषेक करो। पढ़िए। इनमें से पांडुप शिला पर भरत क्षेत्र के, पांडुप कमला पर पश्चिम विदेह के, रक्ता पर पूर्व विदेह के और रक्त कमला पर ऐरावत क्षेत्र के बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। इस प्रकार सुदर्शन मेरु संबंधी चारों शिलाओं पर जम्बूद्वीप संबंधी बाल शिलाओं पर तीर्थंकर होता है। अब देखिए, आगे तो कल पढ़ेंगे। ये देखिए, कल भी आपको दिखाई थी पिक्चर, ये पांडुप शिला है। यहाँ भरत क्षेत्र के तीर्थंकर को विराजमान करते हैं, इसके ऊपर 3 सिंहासन है, ठीक है। अब ये होगी पांडु कंबला। पांडु कंबला में पश्चिम विदेह के, यानी इधर के, ठीक है। फिर आगे रक्त, ये मुझे चित्र में और जो बताया उसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है।
पांडु कंबला के बाद रक्त कंबला थी क्या रक्ताशिला थी? देखिए अभी चेक कर लेते हैं। पांडु कंबला, यहाँ कह रहे हैं रक्ताशिला, नैऋत्य में रक्ताशिला कह रहे हैं, फिर रक्त कंबला कह रहे हैं वायव्य में। तो यहाँ रक्ताशिला होनी चाहिए, यहाँ रक्त कंबला होनी चाहिए। रक्ता पर पूर्व विधेय के, तो यहाँ रक्ता ही होगी। ठीक है, यहाँ रक्त कंबला होगी। चलिए देखेंगे किसी और किताब में भी चित्र में गलती है कि लिखने में गलती है। चलिए अब इनके जो कलश वलश हैं वो कितने ऊंचे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, और इन चारों वनों में कितना अंतराल होता है, सुदर्शन मृत्यु जो घट रही है उसका गणित क्या है, इन सब की चर्चा हम कल देखेंगे। आज समय इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमा सदा देते हूँ धो।